फ्रेंड्स, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं सिटी स्पाइडी बातें। हालांकि मौसम है रोमानी भीगा भीगा सा, लेकिन हमारी बातें कतई भीगी भीगी नहीं हैं और रोमानी तो हरगिज़ नहीं। मुद्दा है कुछ सुलगता हुआ, जिसमें कुछ है मुद्दे से जुड़ी बातें और कुछ हैं हमारे ख्यालात। तो इन ख्यालात में हमारा साथ देंगे मेरे सहयोगी केतन वैद्य जी। नमस्कार दामिनी। नमस्कार दर्शकों। ये है केतन जी की खासियत कि ये बहुत गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी हल्के फुल्के ढंग से उठाते हैं, लेकिन एक सजग व्यक्ति होने के नाते, एक सजग शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं के बारे में कम से कम अपना नज़रिया ज़रूर सामने रखें। तो आज केतन जी कुछ ऐसा ही विषय लेकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि केतन जी क्या मसाला लाए हैं आप। नहीं, विषय तो यही है कि हाल ही में हमने देखा कि दिलीप साहब का इंतकाल हुआ और वो हमारे बीच में नहीं रहे जी। और आज हम विषय जो आपके सामने लाए हैं वो है कि कला, कलाकार और कर्तव्य। बिल्कुल। दिलीप साहब के इंतकाल के बाद बहुत लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब भी शामिल थे और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसका शीर्षक मैं पढ़ता हूँ कि डिड दिलीप कुमार द होली ग्रेल ऑफ एक्टिंग इन हिंदी सिनेमा फैसिलिटेट द स्टार सेंट्रिसिटी ऑफ इंडस्ट्री टुडे। इसका मैं थोड़ा सा निचोड़ करके बताऊंगा कि उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा क्या है। तो सबसे पहले, इसके पहले कि उस आर्टिकल का निचोड़ हम लोगों के सामने रखें, नसीर साहब ने, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि मरणांती वैराणी, मतलब किसी की अगर मौत हो गई हो तो उसके बारे में आपके जो भी गलत विचार है या आपका बैर है तो वो वहीं के वहीं ख़त्म होना चाहिए और ये हमारी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है। बावजूद इसके आज हम बात जो कर रहे हैं उसका कैनवास थोड़ा उससे जुदा है, अलग है और उससे ज़्यादा विस्तृत है। वो इस लिहाज से कि कलाकार का योगदान महज उसके कला को लेकर होना चाहिए या इसके आगे भी होना चाहिए। तो नसीर साहब ये लिखते हैं उनके आर्टिकल में, सबसे पहले वो तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं कि नैनीताल के उन दिनों में जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी जो बुआएं थी वो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी और दिलीप साहब जो थे, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ताज़े झोंके की तरह आए, क्योंकि उस वक्त वो दौर था फिल्म इंडस्ट्री का, 50s की बात करें, 44 में उन्होंने पहली अपनी फिल्म की दिलीप साहब ने, तब हैमिंग बहुत होती थी। यानी कि कलाकार या तो अपने होठ चबा रहा है या बहुत ही नाटकीय ढंग से और सिंग सॉन्ग तरीके से अपना डायलॉग बयान कर रहा है, कोई भयंकर रो रहा है या किसी कलाकार के चेहरे की एक झुर्री तक हिल नहीं रही। ऐसे में मेथड एक्टिंग का पाठ, एक तरह से कह सकते हैं, जो है वो दिलीप साहब ने सबको पढ़ाया। एक नई एक्टिंग का दौर दिलीप साहब ने हम सब के सामने लाया और ये वो दिलीप साहब ही थे जिन्होंने क्या कहते हैं उसे, बैलेंस एक्टिंग किस तरह से होती है, इमोशन को किस तरह से सामने तक कन्वे करना चाहिए, और इन्हीं सब के चलते और उनकी कामयाब फिल्मों के चलते ट्रेजेडी किंग का खिताब से उनको एक तरीके से दर्शकों ने ही नवाजा। तो नसीर साहब जो कहते हैं कि यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक करियर के पड़ाव के बाद, मतलब 60 से 70 फिल्में की इतने बड़े करियर में दिलीप साहब ने, उसके बाद दिलीप साहब अपना ही किरदार प्ले कर रहे थे। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे दामिनी कि शाहरुख खान ने डेविड लेटमैन को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि मैं रोज सुबह उठता हूँ एक किरदार अदा करने के लिए, और वो किरदार किस शख्स का होता है? शाहरुख खान का। तो इसमें उन्होंने अपनी टीस भी कही, अपना दर्द भी बयां किया। और क्या दिलीप साहब का भी वैसे ही हुआ था कि क्या वो बाकी जो दिलीप साहब का करियर ख़त्म होने के बाद वाला दौर था, वो उसमें वो सिर्फ बतौर दिलीप कुमार ही नज़र आ रहे थे, वो अपने आप के किरदार को ही प्ले कर रहे थे? क्योंकि नसीर साहब इसमें कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी समाज सेवा की और अपने पहले वाले फिल्मों के बारे में कहा ना, उन्होंने कोई किताब लिखी, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी उनके इंटरव्यूज़ को लेकर ही है। और उन्होंने कहा कि बाकी कलाकारों ने, हिंदुस्तानी हो या विदेश के हो, एक जो वो या तो गुरु बने या आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने में अपना बाकी समय ज़ाया किया, वैसा कुछ दिलीप कुमार साहब ने किया नहीं।
ऐसी छोटी सी तकरार जो है वो उन्होंने इस आर्टिकल में बयां की है। केतन, इस पॉइंट को मैं दो तरह से देखना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ नसीर साहब की। नसीरुद्दीन शाह साहब हमारी इंडस्ट्री का एक प्राउड हैं, ऐसा मैं भी मानती हूँ। इजाज़त, बाज़ार, मंडी, मासूम और स्पर्श जैसी अनेक फिल्मों से उन्होंने अपनी अदाकारी से बतौर अभिनेता बिल्कुल अपनी बाउंड्री से दूर तक कैसे जा सकता है, अपनी सीमाओं से परे तक कैसे जा सकता है, ये बात उन्होंने बार बार अपने किरदारों के ज़रिए साबित की। फिर लास्ट हमने उनको देखा अभी बंदिश बैंडिट्स में। ये सीरीज आपने भी देखी होगी, जिसमें एक समय के साथ अपने को ढलते देखना, एक ईगोइस्ट म्यूजिशियन, एक बहुत बड़ा संगीतकार, लेकिन अपनी ही सीमाओं से और मानवीय दुर्बलताओं से घिरे हुए शख्स की भूमिका उन्होंने जिस तरह से अदा की, वो अपने आप में मिसाल है। किसी किरदार में जान झोंक देना तो मेथड एक्टिंग वही है, और मेथड एक्टिंग क्या उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। क्योंकि अगर आप जैसे पर्दे पे आ रहे हो, जो पॉज आप ले रहे हो, तो वो बतौर आप आर्टिस्ट ले रहे हो। हाँ, और क्या कैमरे से परे भी आप वैसे ही नजर आओ। देखिए, इसमें मैं दो पॉइंट्स जो ला रही थी। दूसरा पॉइंट ये है कि नसीर साहब ने थिएटर से अपनी करियर की शुरुआत की थी, तो थिएटर को उन्होंने एक उरूज पे जाके भुलाया नहीं, बल्कि दास्तान गोई और कई प्लेस के जरिए उन्होंने थिएटर पर भी अपने आप को जिंदा रखा। ये था नसीरुद्दीन शाह साहब का एक बेहतरीन उफान बतौर किरदार, बतौर इंसान। लेकिन आजकल नसीरुद्दीन शाह साहब किन चीज़ों के लिए जाने जा रहे हैं? क्या वक्ती तौर पर जो लगातार उनकी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कभी इस देश को लेकर, कभी राजेश खन्ना के किरदार को लेकर, कभी दिलीप कुमार के किरदार को लेकर, तो ये क्या है? क्या हमें मान लेना चाहिए कि नसीरुद्दीन शाह साहब बतौर अभिनेता अपना बेस्ट दे चुके हैं और अब उन्हें अपने आप को लगातार चर्चाओं में बनाए रखने के लिए, अपने आप को लगातार जीवंत रखने के लिए इस तरह के कमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है? जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने राजेश खन्ना साहब को कहा था कि राजेश खन्ना साहब की वजह से इंडस्ट्री को एक लंबे अरसे तक पर्पल कलर की साड़ियों और ड्रेसेस में लिपटे हुए हीरो हीरोइन देखने पड़े थे। एक थर्ड क्लास तरह की मतलब कहानियों का ये इंडस्ट्री आदी हो गई थी। और उसके बाद ट्विंकल खन्ना के इसमें एक्शन मोड में आने के बाद उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, अपनी बात वापस ली, उस पर माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, कम से कम राजेश खन्ना साहब के जाने के बाद तो नहीं। अब दूसरा मामला आया है हमारे सामने दिलीप कुमार साहब के इंतकाल पर उनकी दी गई श्रद्धांजलि का। तो नसीर साहब के सामने एक सवाल हम ये भी रखना चाहेंगे कि क्या मतलब ये तमाम श्रद्धांजलियाँ देते वक्त ही उनको एक अभिनेता का सामाजिक योगदान याद आता है? उनके रहते हुए वो इन तमाम बातों की चर्चा क्यों नहीं करते, ताकि वो अभिनेता, वो व्यक्ति अपना पक्ष रख सके, अपनी बात को हमारे सामने ला सके, अपने बारे में बता सके कि वो जो सवाल नसीर साहब अब उठा रहे हैं, क्यों उन्होंने उसका जवाब पहले नहीं दिया। ये तो था एक पक्ष। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि दिलीप साहब बतौर अभिनेता एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके लिए केतन कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अपने से पहले की लाउड एक्टिंग का जो युग था उसे ख़त्म करके नेचुरल एक्टिंग की शुरुआत का दौर शुरू किया। और वो नेचुरल एक्टिंग इस तरह से हुआ करती थी कि पलकों का उठना और झपकना, कुछ पल खामोश रह जाना, या एक टक देखते रहना, या अंधेरे उजाले से गुजरना, इसकी भी अपनी एक भाषा हुआ करती थी। एक इतना सशक्त अभिनेता दिलीप कुमार के रूप में हमने देखा जिसके लिए सिर्फ संवाद अदा कर देना, डायलॉग बोल देना ही काफ़ी नहीं होता था, उसकी खामोशी की एक ज़बान भी हमने पर पर्दे देखी। वही दिलीप कुमार जिन्हें न सिर्फ मेथड अभिनेता कहा जाता था बल्कि ट्रेजेडी किंग के खिताब से उन्हें दर्शकों ने नवाजा। अब यहाँ पर इस बात को अगर हम विस्तार देते हैं तो ये पॉइंट सामने आता है कि दिलीप कुमार साहब ने कुछ लिखा या नहीं, कुछ बताया या नहीं, अपना सामाजिक योगदान किस तरह से निभाया, अपनी सोसाइटी के प्रति जो जवाबदेही बनती है, जो जिम्मेदारी बनती है, वो किस तरह से। तो चाहे एक पेंटर हो केतन, चाहे एक संगीतकार हो, चाहे एक अभिनेता हो, या कोई भी दूसरा कला का माध्यम, हर व्यक्ति के पास अपनी सामाजिक सहभागिता का, सामाजिक योगदान का एक जरिया होता है। अगर आप बहुत बेहतरीन संगीत रच देते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो वो भी एक सामाजिक योगदान है। हम क्यों ये मतलब किसी से उम्मीद करते हैं कि जो एक बेहतरीन कैमरामैन है वो एक बेहतरीन अभिनेता भी हो, या एक बहुत बेहतरीन अभिनेता एक राइटर भी हो? ऐसी अपेक्षा हम क्यों रखते हैं? नहीं, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ,
लेकिन मुझे ये कतई नहीं लगता कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने कोई हल्की या ओछी बात कही है, क्योंकि अगर आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे और आपने पढ़ा है तो उसमें उन्होंने आपत्ति जो जताई है वो इस बात को लेकर जताई है कि कलाकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए आगे जाके। मैं मानता हूँ कि हर कोई किताब नहीं लिख सकता। बात आती है कि हल्केपन और ओछेपन की, तो नसीरुद्दीन शाह ने कई बार अपनी बात जो है वो मुखरता से कही है, फिर वो एलएसडी की बात हो या खुद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक ही तरह के किरदार क्यों सामने लाती है, या इतनी सारी फिल्में हम बनाते हैं लेकिन साथ ही में हम इतनी सारी घटिया फिल्में भी बनाते हैं, इस पे भी तंज कसने वाले नसीरुद्दीन शाह ही थे। और वो नसीरुद्दीन शाह ही थे जो खुद मानते हैं कि मैंने भी ऐसी घटिया फिल्मों में त्रिदेव जैसे काम किया है, कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना था। तो खैर, लेकिन अभी दोबारा मुद्दे पे आते हैं कि उन्होंने कहा कि दिलीप साहब की इसी अदाकारी उनको अजरामर कर गई, उसी वजह से एक स्टार सिस्टम आ गई, और इस पे भी हम आते हैं। और इस बारे में मतलब ऐसा नहीं कि नसीर साहब हर मौके पर चौका मारते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है वो गलत है। उन्होंने बहुत बार अपनी खुद की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोहरा, त्रिदेव जैसी फिल्में मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे चूल्हा चौका जलाना था, मुझे अपना घर चलाना था। खैर, तो मुद्दा ये है कि क्या हमने स्टार सिस्टम को एनकरेज किया? क्या दिलीप साहब के इस तरह के बिहेवियर की वजह से आगे जो रेफरेंस सिस्टम थी या जिस तरह का इंडस्ट्री आगे उभर रहा था, एक जगह पर तो उन्होंने नेहरू जी से दिलीप साहब की तुलना की कि एक सॉफिस्टिकेशन था, लेकिन कभी कभी उनका फिल्म के सामने या कैमरे के सामने का किरदार और कैमरे से हटकर जो किरदार है वो भी एक सरीखा दिखने लगा। और राजेश खन्ना हो, उनके साथ भी ये दिक्कत पेश आ रही थी कि उनको जो कामयाबी मिली तो उनको लगा कि ताउम्र कैमरा हो या ना हो, लोग उनको पसंद करने वाले फैंस हमेशा उनको उसी नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो ये क्रिएटिव पहलू भी था कि वो सामाजिक योगदान को तो सराहती हैं दिलीप साहब के, लेकिन वो कहते हैं कि दिलीप साहब पूरी ज़िंदगी में दिलीप साहब बनकर ही रहे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जिस तरह से उनको तैयार करना था स्टैनिस्लावस्की के तर्ज पे, उस तरह से उन्होंने नहीं किया। देखिए, ये आपकी बात ने केतन पूरा एक समुद्र मंथन कर डाला है मेरे मन में और इतने सारे मतलब विचार आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस पॉइंट को सामने लाती हूँ कि यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब के उन्होंने सामाजिक कार्यों को सराहा, और वहाँ उनकी ये शिकायत है कि उन्होंने अपने सामाजिक योगदान या आने वाले अभिनेताओं को तैयार करने के लिए क्या मतलब योगदान दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी कि जिस समय दिलीप कुमार साहब को बतौर ट्रेजेडी किंग पूरी दुनिया सराह रही थी, तो उस समय दिलीप कुमार साहब खुद भी अपने आप को इस तरह से देखने लगे थे कि वो ट्रेजेडी किंग ही हैं, किसी खुशी किसी कामयाबी से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ी थी विदेश जाके, क्योंकि लोग उनसे इस तरह से आके मिलते थे कि ये इतना उदास शख्स है, इसे थोड़ा हमदर्दी से पेश आना चाहिए, इसे थोड़े प्यार की ज़रूरत है। तो दिलीप कुमार साहब ने फिर ऐसे रोल चुनने शुरू किए जो कोहिनूर में था, जो राम और शाम में था, उनकी ऐसी आज़ाद में था, कई फिल्में ऐसी की जिसमें उनका किरदार खिलंदड़ा था। इसके बाद उन्होंने शमा मैगजीन में 70 के दशक में एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो आर्टिकल उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक जवाबदेही के तौर पे लिखा था कि क्यों उन्होंने ट्रेजेडी किंग जैसा खिताब ठुकराकर अपनी इमेज चेंज करने का जोखिम उठाया। इसके अलावा दिलीप साहब ने अपनी सामाजिक भूमिका निभाई, लेकिन हम ये जो कहते हैं कि स्टार कल्चर बना देना, कोई भी अभिनेता एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आता है, वो ये सोचकर नहीं आता कि मुझे वहाँ जाके स्टार बन जाना है। स्टार बनाते हैं उनके प्रशंसक। ये वही देश है जहाँ पर एक कामयाब अभिनेता का मंदिर तक बना दिया जाता है, और वो व्यक्ति वो अभिनेता धीरे धीरे अपनी इस ताकत को इस तरह से पहचानता है कि जिस टॉयलेट मतलब सोप को वो बतौर टॉयलेट सोप भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसे वो अपनी खूबसूरती का राज बताता है कि यह है मेरी खूबसूरती का राज, जबकि उस साबुन को या उस शैम्पू को जिंदगी में उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा, और उस प्रोडक्ट की खरीद करोड़ों तक पहुंच जाती है। आइए दामिनी, थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं। आज का ओटीटी का जमाना है। फर्ज करिए कि हम ये ओटीटी और नेटफ्लिक्स और सारे प्लेटफॉर्म्स को लेकर 60 और 70 के दशक में अगर जाते और तब ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म होते, आज किस तरह के हीरो, जैसे मनोज वाजपेयी को काफी सराहा जा रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सराहा जा रहा है, वो हीरो के मतलब उनके वो चिकने चुपड़े चेहरे नहीं है,
क्या उनके डायलॉग में कोई ऐसी खास हरकत नहीं है, वो दिखने में मैं मीन नहीं होना चाहता, लेकिन उनके आम आदमी जैसे सामान्य आदमी या सड़क पर जो हमें मिलता है नहीं वो केतन, वैसे यहाँ लुक्स पर हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। आज के OTT प्लेटफॉर्म की बात आप भले ही कर रहे हो, लेकिन पुराने समय में अगर लुक की बात की जाए तो फिर ओमपुरी साहब जैसे शानदार अभिनेता को हम क्यों भूल सकते हैं, जो नसीर साहब के समकालीन थे। नहीं बिल्कुल थे, लेकिन एक स्टार सिस्टम को किस तरह से तोड़ा है इस OTT प्लेटफॉर्म ने, कि क्या स्टार कथानक पे हावी होना चाहिए या कथा जो है वो सबसे बड़ा स्टार है, ये हमें तय करना है। ये हमें तय करना है, और ये मतलब जितनी इस विषय पे हम मतलब अपनी राय रख सकते हैं, उतना ही राय रखने का हक आपको भी है और रखा जाना चाहिए कि एक कलाकार के तौर मतलब एक कलाकार कला में अपने योगदान को, अपने कर्तव्य को, सामाजिक सहभागिता को किस तरह से निभाए। और ये जो तमाम स्टार कल्चर हम प्रशंसक, हम दर्शक मिलकर तैयार करते हैं, जिसका बोझ उस अभिनेता को ढोना पड़ता है या फिर उसका कायाकल्प उस स्टार के रूप में हो जाता है, तो हम उनसे और किन किन रूपों में एक सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा रखते और हैं। डैडी फिल्म का जो गाना है, तो वो लाइनें बहुत उस पर दुरुस्त बैठती है कि ये गाते भी बहुत नहीं, अच्छा मैं है। गाऊंगा नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, लेकिन आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। तो ये कलाकार की जो कश्मकश हो जाती है जी। कि उनको लगता है कि उनको उनके जो चलने वाले दौर में लोगों ने सराहा था, जिंदगी भर लोग उसी अदाकारी के कायल होंगे, उसी पे तालियां पिटेगी, और वक्त के साथ बदलना जो है वो कहीं पर मतलब हम कह सकते हैं कि अपने ही फैन बेस का ये एक साइड इफेक्ट बेशक हम मान सकते हैं। और केतन की इस बात के जवाब में तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो ये विषय ऐसा है कि जो अंतहीन हो सकता है या बहुत लंबा खिंच सकता है, लेकिन समय जो है वो थोड़ा सा बेदर्द होता है, और किसी भी बातचीत को, किसी भी विषय को एक दायरे में समेटना ज़रूरी बन जाता है। तो ये विषय कितना प्रासंगिक था और इस पे हमारी राय आपको किस तरह से नजर आई, कितना महत्व रखती है, ये आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स के जरिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और दाद से हमारा हौसला बढ़ता है। जी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया केतन। शुक्रिया दामी। बाय फ्रेंड्स।